हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। तो कल वाली क्लास उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था कि सहलग्नता और जीन विनिमय क्या होता है। उसमें मैंने ये भी बताया है कि सहलग्नता में और जीन विनिमय में अंतर क्या है। जब आप उस लेक्चर को अच्छी तरह से देखेंगे ना, तो आपको आगे के लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आने लगेंगे। जो भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं ना, वो कंटिन्यूअसली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर आप 20 से देखेंगे तो उतनी अच्छी तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे आप सीक्वेंस में देखते चले जाएंगे, वैसे वैसे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। और जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर मेरी स्लाइड या टीचिंग से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी वीडियो में कि कोशिश करूँगा। और बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है उत्परिवर्तन। उसका नाम है उत्परिवर्तन। देखिए, उत्परिवर्तन हम ऐसे कहते हैं कि जैसे कहते हैं डीएनए के अनुक्रम में किसी भी स्थान पर एक छोटा सा बदलाव जो कि जीव के जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। जो जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, उसी को हम कह रहे हैं उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन के फलस्वरूप जीव में नया गुण उत्पन्न होता है। उत्परिवर्तन के फलस्वरूप जीव में क्या होगा, नया गुण उत्पन्न हो सकता है। लेकिन यह भी समझ लीजिए कि यह गुण जो हो सकता है लाभकारी हो, है ना, और हो सकता है यह हानिकारक भी हो, यानी लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि उत्परिवर्तन हुआ है तो अच्छा ही होगा। उत्परिवर्तन एक प्रक्रिया है जिसमें जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में बदलाव आ जाता है जीव के उत्परिवर्तन के फलस्वरूप। और वो ये निर्भर करेगा, वो तो बाद में पता चलेगा कि वह लाभदायक है या फिर हानिकारक है। क्योंकि कुछ ऐसे भी भाई जीन के नाम आपने सुने होंगे, जैसे म्यूटाजीन्स वगैरह के नाम सुने होंगे, जो कि उत्परिवर्तन के कारक माने जाते हैं, छोटे छोटे। और ये जो उत्परिवर्तन लाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो लाभदायक ही होगा। कई बार ऐसा होता है जैसे कैंसर वगैरह का भी कारण बन सकते हैं, कैंसर वगैरह का भी कारण बन सकते हैं। तो उत्परिवर्तन के फलस्वरूप ये है कि जब भी उत्परिवर्तन आएगा, इतना जरूर मैं कहूंगा कि हाँ, जहां पर वंशावल प्रणाली में या वंशागत की इस प्रणाली में जहां पर भी ये उत्परिवर्तन आएगा, वहां पर अगर कुछ प्रकृति कुछ छीनती है तो कुछ देती भी है, कुछ छीनती है तो कुछ देती भी है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो अभी उसको भी मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्परिवर्तन। तो मैंने आपको क्या बताया, आज का टॉपिक होगा उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन को इंग्लिश में म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन ऐसे भी लिख करके आ सकता है, म्यूटेशन। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि जो मेन हेडिंग्स हैं उनको आप इंग्लिश में अवश्य एक बार पढ़ें, जिससे आपको कोई भी समस्या ना आए। तो कहेंगे उत्परिवर्तन के लिए क्या कहेंगे भाई, उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया है, क्या कहेंगे, उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया है, जिसमें किसमें बदलाव होगा, डीएनए के अनुक्रम में। किसमें बदलाव होगा, जिसमें डीएनए के अनुक्रम में बदलाव होता है, बदलाव या कह देंगे परिवर्तन होता है, बदलाव या परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप कहेंगे क्या कि जिसके, चलो एक अलग ही पॉइंट बना देते हैं जिससे सही रहेगा, पॉइंट वाइज बेटर रहेगा ऑप्शन वो कि अच्छा, सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे
सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि उत्परिवर्तन के फलस्वरूप भाई उत्परिवर्तन जब होगा तो जीव के जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। तो कहेंगे उत्परिवर्तन के फलस्वरूप जीव के जीनोटाइप ठीक है जी, या फिर इसको कहते हैं जीन प्रारूप। क्या बोलेंगे? जीन प्रारूप, जीनोटाइप तथा किसमें अंतर आ जाएगा? जीनोटाइप तथा फिनोटाइप। और फिनोटाइप को हमने क्या बताया था आपको? दृश्य प्रारूप। क्या कहेंगे? दृश्य प्रारूप। जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन आ जाता है। अब देखिए, जब कभी भी उत्परिवर्तन होगा तो उत्परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होगा? जीव के जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। यानी जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है या फिर बदलाव हो जाता है। फिर अगले पॉइंट में हम कहेंगे कि उत्परिवर्तन के फलस्वरूप भाई जीनोटाइप और फिनोटाइप में अगर अंतर आएगा, भाई जीनोटाइप अगर फिनोटाइप में क्या होगा, अगर अंतर आ जाएगा तो क्या होगा कि उत्परिवर्तन के फलस्वरूप जीव में एक नया गुण उत्पन्न हो जाएगा। जीव में क्या होगा? एक नया गुण उत्पन्न हो जाएगा जो कि अन्य सामान्य जातियों में या अन्य उस जाति के सामान्य व्यक्तियों में वैसा गुण नहीं पाया जाएगा। तो उत्परिवर्तन के फलस्वरूप उस जीव के अंदर एक नया गुण उत्पन्न हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन के फलस्वरूप जीव में एक नया गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहां पर क्या क्या हमने कहा कि भाई ये क्या होगा? डीएनए के अनुक्रम में क्या होगा? डीएनए के अनुक्रम में बदलाव या परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होगा? जीनोटाइप या फिर कह दें जीन प्रारूप या फिर फिनोटाइप या दृश्य प्रारूप में क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ जाता है। उत्परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होगा? क्या उत्पन्न होगा? नया गुण। उत्परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होगा? नया गुण उत्पन्न होगा उस जीव के अंदर। अच्छा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे एक चीज और भी बता देता हूं जो अभी मैंने बताया आपको कि ये नया गुण लाभदायक एवं हानिकारक लाभदायक एवं हानिकारक हो सकता है। ये लाभदायक भी हो सकता है और क्या हो सकता है? हानिकारक भी हो सकता है। और एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत महान वनस्पति वैज्ञानिक किसने दिया था? लिखेंगे ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था।
किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे कारण, हेडिंग डालेंगे यहां पर क्या कि कारण। कारण का अर्थ है कि उत्परिवर्तन का कारण क्या है। कारण इसका कारण, इसका कारण पर्यावरणीय परिस्थितियां, पर्यावरणीय परिस्थितियां देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। अब ये जो आ रहा है उत्परिवर्तन जीव के अंदर, ये क्या हो सकता है कि पर्यावरणीय कारक भी हो सकते हैं, पर्यावरणीय परिस्थितियां पर या फिर पर्यावरणीय कारक भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ पराबैंगनी किरणें भी हो सकती है, क्योंकि ये पराबैंगनी जो किरणें होती हैं डीएनए के अनुक्रम में क्या कर देती हैं? बदलाव कर देती है, यानी डीएनए के अनुक्रम को ये हानि पहुंचाती है, उसे तोड़ देती हैं। तो तोड़ने के पश्चात एक डीएनए के अंदर नए अनुक्रम बनते हैं। अगर वो नए अनुक्रम बन रहे हैं तो उसमें परिवर्तन हो सकता है, पहले से जो अब बाद में बन रहे हैं उसमें क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है, जिसके कारण एक नया गुण उत्पन्न हो सकता है। तो इसका कारण पर्यावरणीय परिस्थितियां या फिर पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें जिन्हें हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी किरणें हो सकती है, ठीक है। क्या हो? ये पराबैंगनी किरणें भी इसका कारण हो सकती हैं। तो हम कहेंगे ये बात इस वाली स्लाइड में जो आप मेन बात याद रखेंगे वो क्या, इस सिद्धांत को किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज में। और दूसरी बात यहां पर जो मैंने आपको बताया कि इसका कारण कौन कौन हो सकता है कि पर्यावरणीय परिस्थितियां और फिर कौन सी? पराबैंगनी क्या कहेंगे? किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी इसका कारण हो सकती है। तो ये मुख्य बातें आप इसमें इस वाली स्लाइड में आप याद रखेंगे। चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं और अब कुछ मैं बताता हूं जिसका एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं, तो वो उत्परिवर्तन ही है। हम कहेंगे क्या है? उत्परिवर्तन। जैसे कि कहेंगे कि जैसे उत्परिवर्तन हो रहा है तो उसके अंदर क्या क्या बदलाव होने हैं, क्या क्या बदलाव होने हैं। अब जानते हैं, एक एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि उदाहरण, क्या कहेंगे? उदाहरण में आपको इससे पहले वाली क्लास में भी मैं पढ़ा चुका हूं। मैंने कहा था सिकल सेल एनीमिया, यानी उसे कहा था हमने दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका अरक्तता, यानी इससे सिकल सेल एनीमिया बोला था। क्या बोला था? सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, दात्र कोशिका अरक्तता में होता क्या है? कहेंगे, देखो लिखेंगे सामान्य दशा में क्या होता है कि मानव में या यूं कह दें जीवों में, क्या कह दें? जीवों में कोडॉन जो कि GAG होता है। देखिए ये कोडॉन के बारे में हम अभी आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जैसे इसके बाद चैप्टर आने वाला है वंशागति का आणविक आधार। तो वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत तो चल ही रहा है और वंशागति का जो आणविक आधार आने वाला है उस चैप्टर में हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और वहां पर हम क्या समझेंगे कि जीवों में कोडॉन यानी कि GAG
सामान्य 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 रूप से ग्लूटेमिक अम्ल ग्लूटेमिक अम्ल को कोडित करता है, ग्लूटेमिक अम्ल को कोडित करता है। अच्छा, कोडॉन बताऊंगा, ये 20 अमीनो अम्ल आएंगे। 20 अमीनो अम्ल कौन सा कोडॉन किसके लिए कार्य करता है, वहां पर ये बात आपको समझ में आएगी। पहले यहां पर एक एग्जांपल ले लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए। तो क्या होगा, हम म्यूटेशन को इस समय पढ़ रहे हैं। कोडॉन वाला जब आएगा तो वो वंशागत का आणविक आधार में जब आएगा तो वहां पर हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जीवों में जो सामान्य दशा होती है, सामान्य दशा में जीवों में कोडॉन GAG जो होता है वो सामान्य रूप से किसको, ग्लूटेमिक अम्ल को क्या करेगा, कोडित करने का कार्य करता है। परंतु अगर उसे क्या है, उसे अगर है दात्र कोशिका अरक्तता, परंतु उसे क्या है, दात्र कोशिका अरक्तता। अब ये सामान्य दशा नहीं हुई, अब उसके अंदर एक विकार है, एक कारक या एक रोग है जिसमें हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे ये क्या है, असामान्य दशा, जिसमें उसे हो गया है क्या, सीकल सेल एनीमिया। उसे क्या हो गया, सीकल सेल एनीमिया। इस रोग में आपको पता है कि RBC का जो आकार होता है वो दराती या कहें हंसिया के समान हो जाता है, दराती या हंसिया के समान हो जाता है। उसे हम कहते हैं सीकल सेल एनीमिया, उसे हम क्या कहेंगे, सीकल सेल एनीमिया। अच्छा, असामान्य दशा में क्या होगा कि यहां पर क्या होगा कि GAG का परिवर्तन GUG में, अब GAG के स्थान पर कौन आ जाएगा, GUG। देखिए यहां पर छोटा सा परिवर्तन हुआ है, यानी A के स्थान पर U आ गया है, A के स्थान पर क्या आ गया है, U आ गया है। GAG का परिवर्तन GUG में हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, किसके स्थान पर कौन आ गया, हम मेनली बात करेंगे कि भाई यहां पर A के स्थान पर कौन आ जाता है, U आ जाता है। A के स्थान पर कौन आ जाएगा, U आ जाएगा। अच्छा, नोट पॉइंट में जरूर ऐड कर लीजिएगा बेटा, नोट पॉइंट में, ठीक है। कहेंगे इसे पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु परिवर्तन। भाई एक जगह पर एक छोटा सा क्रम में बदलाव हुआ है तो हम कहेंगे कि एक छोटे से बिंदु पर जब परिवर्तन हो रहा है तो इसे बिंदु परिवर्तन भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, बिंदु परिवर्तन, इसे बिंदु परिवर्तन भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे बेटा, इसे बिंदु परिवर्तन भी कहते हैं। अच्छा, अब बिंदु परिवर्तन की डेफिनेशन, अब बिंदु परिवर्तन यहां पर क्या कहलाएगा, पॉइंट POINT, पॉइंट म्यूटेशन। इसे क्या बोलेंगे बेटा, पॉइंट म्यूटेशन। शायद कभी कभी ऐसा ही लिख के आ जाए कि पॉइंट म्यूटेशन क्या है। तो अब देखिए डेफिनेशन में ऐड कर दे रहा हूं मैं कि पॉइंट म्यूटेशन क्या है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पर, यहां पर लिखेंगे हम क्या, यहां पर लिखेंगे हम बिंदु परिवर्तन। क्या लिखेंगे, बिंदु परिवर्तन। इसको बोल रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा, पॉइंट म्यूटेशन में देखिए क्या हो रहा है कि जब डीएनए के एकल क्षार युग्म, ये बात याद रखिएगा, एकल क्षार युग्म में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। अब कैसे एकल क्षारक युग्म, देखिए यहां पर क्या कहा हमने कि GAG के स्थान पर GUG आ जाता है, जिसके कारण उसे क्या हो जाएगा कि दात्र कोशिका अरक्तता, उसके कारण क्या हो जाएगा, दात्र कोशिका अरक्तता। तो इसके बीच में एक लाइन में ड्रॉ किए दे रहा हूं, है ना, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तब सही रहेगा, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब देखिए, तो हमने कहा
उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट म्यूटेशन, उसे हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट म्यूटेशन। और यहां पर जब डीएनए के एकल क्षार युग्म में जब परिवर्तन हो रहा है तो इसे बिंदु परिवर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, बिंदु परिवर्तन कहते हैं, बिंदु परिवर्तन कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, बिंदु परिवर्तन कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट म्यूटेशन, ये क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट म्यूटेशन। तो इस वाले पॉइंट को भी आप ऐड कर लीजिएगा और पीछे वाली स्लाइड पे देख लीजिए। अब यहां पर तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी ऐड कर लीजिए। उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन की परिभाषा वगैरह बता दी। उत्परिवर्तन के उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये कारण भी आप याद रखिएगा कि कारण क्या होता है, कारण में परिस्थितियां, ये इस पर तो डबल स्टार लगा लीजिए कि ये मुख्य कारण ही होता है, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद इसका एग्जांपल भी मैंने दे दिया कि दात्र कोशिका रक्तता। अच्छा, कैंसर वगैरह भी आप एग्जांपल ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो कैंसर वगैरह भी आप इसके एग्जांपल में आप ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। हम कहेंगे वंशावली विश्लेषण। देखिए वंशावली विश्लेषण क्या चीज है वो समझिए पहले। देखिए वंशावली विश्लेषण जो होता है मैं आपको बताता हूं। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। ये देखिए, हम वंशावली विश्लेषण के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो वंशावली विश्लेषण के बारे में बताएंगे कि भाई जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने में कई पीढ़ियों का हमें अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर के हम वंशागत लक्षणों के बारे में या आनुवंशिकता के बारे में हम बता पाते हैं कि कौन सा लक्षण इनहेरिटेड हो रहा है या वंशागत हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला जा रहा है, या फिर ये रोग किसके अंदर है और वो कहां तक जाएगा। तो इसका अध्ययन करने के लिए या कि कहां से आया, किस जनरेशन ये से उससे पता लगाएंगे कि कहां से आया। लेकिन इसका अध्ययन सामान्य रूप से मनुष्य पर करना यह संभव नहीं है। आप सोचिए कि अगर किसी को अध्ययन करना हो, जैसे हमने कहा था ना, मटर का पौधा, वंशागत या फिर आनुवंशिकता के बारे में जब कभी भी हमें अध्ययन करना हो तो इस बात का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे हम कि जिस जीव का चुनाव कर रहे हैं उसकी एज क्या हो, कम हो। उसकी एज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। छोटा जीवन काल होना चाहिए। उसकी एज क्या कम होनी चाहिए, छोटा जीवन काल, यानी एज कम होनी चाहिए। हमने लिखाया था आपको पॉइंट कि छोटा जीवन काल होना चाहिए। गुणसूत्रों की संख्या क्या हो, कम हो, ज्यादा आसानी रहेगी। मनुष्य में कितने गुणसूत्र हैं, कुल 46 गुणसूत्र हैं। अध्ययन करना बहुत ही टिपिकल है। तो उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम इनमें से कुछ हम सिंबल का प्रयोग करते हैं। इनमें से हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल का प्रयोग करते हैं। इसको कहते हैं वंशावली विश्लेषण। इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा, वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण, वंशावली विश्लेषण। इसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस, इसे क्या बोलेंगे, पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। इसे हम क्या, अब देखिए इसके बारे में हम क्या कहेंगे, इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रखिएगा। देखिए पेडिग्री एनालिसिस क्या है, बेसिक उसका क्या चीज है कि कहेंगे मानव समाज में निरंतर चली आ रही कोई एक वंशागत लक्षण, उसका अध्ययन करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए। अब देखिए पेडिग्री एनालिसिस का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि उसमें मानव समाज में जो निरंतर चला आ रहा है कोई एक ऐसा लक्षण जो इनहेरिटेड हो रहा है, जो निरंतर चला आ रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी, वो निरंतर चला आ रहा है, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं पेडिग्री एनालिसिस का। तो कहेंगे इसमें कुछ बिंदुओं का या इसमें कुछ चिन्हों का या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो वो प्रतीक क्या क्या है,
वो समझ लीजिए, ध्यान दीजिए यहां पर। जब कभी कहेंगे, जब ऐसा बॉक्स बना हो ब्लैंक हो तो उसको, बॉक्स बना हो चौकोर तो उसे कहेंगे नर है। गोल बना है तो वो क्या है, मादा है। चौकोर बना है तो वो क्या है, नर है। और अगर गोल बना है तो वो क्या है, मादा है। फिर उसके बाद अगर ऐसा दिया गया है, ठीक है, अगर ऐसा डायमंड शेप का अगर दिया गया है तो उसे, यानी कि उसका मतलब है कि यहां पर लिंग का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर इसके बाद अगर ये बॉक्स कलर्ड है, जैसे इसको रेड तीनों दिखाई दे रहे हैं, तो कहेंगे प्रभावित व्यक्ति हैं। ये क्या है, प्रभावित व्यक्ति हैं। ये पेडिग्री एनालिसिस में होगा बेटा। इसके लिए सिंबल आप याद रखिएगा, ऐसे से डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आएगा कि कौन सा सिंबल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सा सिंबल किसके लिए प्रयोग किया जाता है और इसका किस लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मनुष्य की वंशावली प्रणाली को अध्ययन करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्टेबल है, यानी इसका श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ऐसा ही होता है, हम सिर्फ बता सकते हैं। तो हम कहेंगे ये इसके परिणाम जो होते हैं या इसके जो रिजल्ट आते हैं वो बिल्कुल एकदम दृढ़ निश्चय वाले नहीं होते या निश्चित नहीं होते। तो इसके परिणाम हम यहां पर लिख भी सकते हैं कि यहां पर इसके परिणाम, इसके प्राप्त होने वाले परिणाम, प्राप्त होने वाले परिणाम निश्चित नहीं होते, निश्चित नहीं होते। अच्छा, इसका क्या अर्थ है निश्चित नहीं होते हैं? कहने का मतलब है बिल्कुल हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब देखिए अगला हम कह रहे हैं कि बॉक्स और ऐसा सर्कल दिखा रहा है, यानी नर की मादा के बीच में क्या दिखा रहे हैं, मैथुन, यानी जनन दिखा रहे हैं। मैथुन कहें या फिर जनन। तो फिर इसके बाद हम कहेंगे जब इसमें डबल लाइन हो, डबल लाइन का मतलब होता है कि क्लोज रिलेटिव, यानी क्लोज रिलेशन का मतलब है कि जो आपके रिश्तेदार हैं उन्हीं से। तो कहने का मतलब जैसे कभी ऐसा होता है कि किसी के शादी, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है तो उसकी मामा या मामी की लड़की से शादी वगैरह हो जाती है, तो वो क्लोज रिलेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, क्लोज रिलेशन। ठीक है, तो जैसे अब जनक ऊपर और संतति नीचे, बाएं से दाएं जन्म के अनुसार। अब देखिए हम कहेंगे जनक क्या रहेंगे ऊपर और संततियां क्या रहेंगी नीचे, और बाएं से दाएं जो भी संततियां आती जाएंगी। जैसे कह दें लड़की है तो लड़की को पहले, फिर कह दें लड़का दूसरा, पहली लड़की, दूसरा लड़का, तीसरी लड़की, चौथी लड़की, पांचवा लड़का, तो ऐसे करके क्रम से लिखते चले जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, हमने कहा जैसे इसके आगे बढ़ा सकते हैं, तीसरी भी लड़की हो गई, चौथी भी लड़की हो गई, और उसके बाद पांचवा क्या हो गया, लड़का हो गया। तो ऐसे करके हम सिंबल का प्रयोग करते हैं। कहेंगे नर शिशु वाले जनक रोग से प्रभावित। अब कहेंगे कि नर शिशु वाले जनक रोग से क्या होंगे, प्रभावित होंगे। नर शिशु वाले जनक क्या होंगे, रोग से प्रभावित होंगे। तो हम ऐसा प्रदर्शित करेंगे, यानी कि ये नर है और ये मादा, दोनों में मैथुन दिखाया, और मैथुन दिखाने के बाद हम कहेंगे कि ये क्या है, नर वाले जो है, यानी कि लड़का जो है वो प्रभावित है। फिर इसके बाद कहेंगे जब कभी भी ऐसा सिंबल बना होगा तो कहेंगे 5 प्रभावहीन संततियां। तो 5 क्या होंगी, प्रभावहीन संततियां। ये कुछ मुख्य सिंबल हैं, ये कुछ मुख्य है प्रतीक जो पेडिग्री एनालिसिस में प्रयोग किए जाते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने सबसे पहले उत्परिवर्तन के बारे में बात करी। उत्परिवर्तन क्या होता है, डीएनए के अनुक्रम में बदलाव या परिवर्तन होता है। इसमें क्या होगा, जीनोटाइप, जीव के जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। और जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में जब परिवर्तन आता है तो जीव में भी वो परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। उस परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होगा, एक नया गुण उत्पन्न होगा। फिर इसके बाद हमने कहा कि नया गुण क्या हो सकता है, लाभदायक एवं हानिकारक दोनों ही हो सकता है, यानी कि लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार से ही ये हो सकता है। अच्छा, इसका सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था, ये 1800-1900 दशक के आसपास लगभग था। उन्होंने इसी टाइम में अपने एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स पे किए थे। ठीक है, अब कहेंगे फिर उसके बाद ये पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण भी हो सकता है और पराबैंगनी किरणों के कारण भी ऐसा हो सकता है, किरणें हो सकती है। ठीक है, हमने, मुझे लगा कि ऐसा शक्ति और सत्ता में, तो हम कहेंगे पर्यावरणीय परिस्थितियां एवं पराबैंगनी किरणें दोनों ही क्या हो सकती है, इसके कारण हो सकती हैं। अब इसके बाद हमने जब पढ़ा तो हमने कहा कि भाई इसका एक एग्जांपल क्या, दात्र कोशिका अरिक्तता। अब दात्र कोशिका अरिक्तता में सामान्य स्थिति में क्या होता है कि GAG जो कि एक कोडॉन है, कोडॉन हम पढ़ेंगे कुल 64 कोडॉन होते हैं। 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन कोडित करने का कार्य करते हैं। 3 कोडॉन जो होते हैं वो स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं और वो सिर्फ स्टॉप करने का काम करते हैं, किसी भी
अन्य अमीनो अम्ल को वो कोडित नहीं करते हैं। ये कोडॉन वाला प्रक्रिया हमने कहा ना वंशागत का आणविक आधार में अध्ययन करेंगे वहां पर। और अभी आप इतनी ही बात जान लीजिए, आपके लिए इतना ही सफिशिएंट रहेगा। और वहां पर जब हम आएंगे तो हम कोडॉन्स के बारे में भी बात करेंगे, है ना। आनुवंशिक कूट हमारा टॉपिक क्या होगा, आनुवंशिक कूट, ठीक है। कोडॉन्स के बारे में वहां पर अध्ययन करेंगे। तो सारे कोडॉन, सारे अमीनो अम्ल के बारे में बताऊंगा, है ना। एलानिन, अर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पैरागिन, सिस्टीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, सब के बारे में वहां पर अध्ययन करेंगे। तो वहां पर भी बताएंगे कि अम्लीय, क्षारीय, सारे। तब आपको ये भी बात समझ में आएगी कि सर GAG और GUG क्या है, कैसे। तो हम कहेंगे, अभी याद रखेंगे GAG जो होता है वो किसको, ग्लूटेमिक अम्ल को कोडित करता है। और यहां पर क्या हो जाता है, GAG के परिवर्तन किसमें हो जाएगा, GUG में परिवर्तन हो जाता है। और याद रखिए यहां पर GUG वैलीन को कोडित करने का काम करता है। ये लिखेंगे, ये वैलीन को कोडित करने का कार्यकर्ता है। ये किसको कोडित करने का कार्य करता है, वैलीन को। तो देखिए पॉइंट म्यूटेशन में क्या हुआ, पहले वो ग्लूटेमिक अम्ल को कोडित कर रहा था, अब वो किसको कोडित करने लगा, वैलीन को कोडित करने लगा। किसको कोडित करने लगा, वैलीन को कोडित करने लगा। तो यहां पर हो गया क्या, पॉइंट म्यूटेशन। यानी सीधी सी बात भाई, GAG परिवर्तन GU और G, ये दोनों एक जैसे रहे, ये दोनों एक जैसे रहे। परिवर्तन कहां पर आया, परिवर्तन कहां पर आया, A और A से परिवर्तन कहां पर आया, U में। A से परिवर्तन कहां पर आया, U में। तो इसका जो परिवर्तन दिखाई दिया तो उसे ही कह रहे हैं हम क्या, पॉइंट म्यूटेशन। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो हमारी क्लास को रेगुलर आप देखते रहें, एक एक क्लास जब लाइन से आप देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा बेटा। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही तो जरूर बताएं। मेहनत करते रहें, लगे रहें, जुटे रहें कायदे से, जिससे आगे आने वाले एग्जाम में आपकी अच्छी तैयारी हो पाए। जो भी आप पेपर दें, जिस समय आपका पेपर आपके सामने आए, आपको मेरी क्लास याद आए कि हाँ ये सर ने क्लास में पढ़ाया हुआ है और इसके बारे में बताया हुआ है। जेनेटिक्स हर बार लगभग 15 से 20 नंबर की जेनेटिक्स आती ही आती है। तो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि ये जेनेटिक्स वाले जो चैप्टर हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इसमें हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अध्ययन करें और उसमें से जब कभी भी आपके सामने आएगा तो आपको मेरी क्लास जरूर याद आएगी। बेटा मेहनत करते रहे, एक दिन आपको फल या परिणाम जरूर प्राप्त होगा। ये आज जो आप समय अपनी किताबों को दे रहे हैं तो आगे आने वाले समय में किताबें आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगी। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।